आदाब, कैसे हैं आप? आज आपको 72 घंटों की कहानी सुनाएंगे। थकन भी बहुत है लेकिन मटेरियल भी बहुत है। नाज़रीन, बात वही है कि तरमीम भी हो गई और सब खुश भी हो गए। इमरान खान ने इनकार भी कर दिया, शामिल भी हो गए। उसके साथ साथ कुछ साइड डेवलपमेंट्स हैं जो इसी मामले से मुतालिक हैं। उनसे आपको आगाह करेंगे और फिर आपको खुदा हाफिज़ कहेंगे बीच में एक आध खबर देकर। नाज़रीन, पिछले 72 घंटे से ये कोशिशें हो रही थी कि आईनी तरमीम हो जाए और कोई 48 घंटे गुजारने के बाद ये तरमीम हो सकी। 72 घंटे यूँ कह लीजिए कि बल्कि 72 घंटे पहला जो दिन था जुम्मे का रोज़, उस रोज़ बड़ी कोशिश की गई आईनी तरमीम हो जाए। पीटीआई ने वक्त मांगा था और पीटीआई को वक्त दे दिया गया। उनको कहा गया कि जाइए आप मुलाकात कर लीजिए। बिलावल भुट्टो ने वादा किया था। बिलावल भुट्टो ने कोई 16-17 मुलाकातें की मौलाना फजलुर रहमान से और कुछ और लोगों से। उसके बाद उन्होंने पीटीआई को ये गारंटी की कि आप जाइए, मैं आपको इजाज़त दिलवाता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान के ज़रिए ये रिक्वेस्ट आई तो उन्होंने कहा मैं जाता हूँ आपको और आपको इजाज़त दिलवा दे तो आप नाम दीजिए। अब पीटीआई ने 5 नाम दिए, वो पाँचों नाम क्लियर हो गए, मुलाकात हो गई, बानी पीटीआई का मौक़िफ़ भी आ गया पीटीआई से। फिर उसके बाद फिर परसों रात को यानी हफ्ते को इजलास बुलाया गया और हफ्ते को फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि ज़रा मौलाना फजलुर रहमान से बात करने दीजिए और ईवान सदर में एक मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो मौजूद थे, वज़ीर-ए-आज़म मौजूद थे और फिर आसिफ अली ज़रदारी मौजूद थे और कई घंटों की मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी, ये पहले तय हुआ कि आसिफ अली ज़रदारी जाएंगे मौलाना फजलुर रहमान के घर। फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं, मौलाना फजलुर रहमान आएंगे, तो उसके बाद वो शेड्यूल ख़त्म हो गया। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी गए मौलाना फजलुर रहमान के घर। शहबाज शरीफ साहब भी पहुँचे। पहले भी पिछली रात वो 3 बजे तक बैठे रहे थे और शहबाज शरीफ भी 2 बजे तक बैठे रहे थे। बिलावल भुट्टो 3 बजे तक बैठे रहे थे और उसके बाद वो वहाँ से जब आए तो उन्होंने बाहर आते हुए एक विक्ट्री साइन बनाया, जिसका मतलब ये था कि मामला जा रहा है पॉजिटिव से। फिर अगले रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये इंदिया दे दिया कि तरमीम होने जा रही है और मौलाना हमारे साथ हैं। लेकिन मौलाना ने और मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत अक्लमंदी का काम किया। उन्होंने कहा कि मुझे पीटीआई से एक और दफ़ा बात कर लेने दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो हफ्ते के रोज़ ये जुम्मे के रोज़ रात को ये तय पा गया कि हफ्ते की सुबह मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पीटीआई से बात करेंगे और उसके बाद फिर फैसला होगा। अब फिर खैर दौड़े लगती नहीं सबकी और पीटीआई और जेयूआई ने मिलकर एक मुसवदा भी बना लिया। कौमी असम्बली की जो खुसूसी कमेटी थी उस कमेटी ने भी एक मुसवदा मंजूर कर लिया। उसमें अब आप सब सुन चुके हैं वो तरामीम जो हैं, उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है कर लेते हैं इसको। जेयूआई ने कुछ 5 तरामीम दी, वो तमाम की तमाम इस्लामी दफ़ात से मुतालिक थी, वफाकी शरई अदालत से मुतालिक थी, सूद और रिबा से मुतालिक थी। बहरहाल उसके बाद फिर परसों रात को जब बिलावल भुट्टो आए तो बाकी तमाम लोग ये कह रहे थे कि मुलाकात नाकाम हो गई। मैंने अपने चैनल पर ख़बर दी कि मुलाकात नाकाम नहीं हुई और ये कल मुज़ाकरात फिर होंगे। हफ्ते के रोज़ फिर हफ्ते के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ मसाइल आ गए। उसके बाद वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया गया। वफाकी काबीना के इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म मिले मौलाना फजलुर रहमान से, बिलावल भुट्टो वहीं थे। फिर उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ और इसहाक डार गए और हफ्ते की शब कोई 10 बजे के करीब वफाकी काबीना ने का इजलास शुरू कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जल्द इजलास कर लें। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने 3-4 घंटे गुजारे ईवान सदर में। एक वक्त में बिलावल भुट्टो भी साथ थे, लेकिन फिर नून लीग के कुछ लोग भी साथ थे और उसके बाद इजलास बुला लिया गया। खबर यह है उसमें कि मौलाना फजलुर रहमान के घर से उठते हुए इसहाक डार साहब ने मौलाना फजलुर रहमान से कहा कि जी ठीक है, मौलाना आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी कोशिश की, लेकिन हमें तरमीम करानी है तो हम कोशिश करेंगे कि आप
तरमीम करा लें। अगर आप साथ दे सकते हैं तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा होगा, नहीं होगा तो हम अपनी कोशिश तो करेंगे। इस पर मौलाना फजल रहमान और मेरे ज़राए कहते हैं कि इसहाक डार के दरमियान थोड़ी सी बिटरनेस पी हुई, लेकिन बिलावल भुट्टो ने फिर इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि आप जाइए, मैं मौलाना के पास बैठा हूँ। और मौलाना फजल रहमान के साथ बिलावल भुट्टो का ताल्लुक एक तो सियासी है ना, लेकिन एक ताल्लुक चचा भतीजे की तरह का भी। आसिफ अली जरदारी के साथ मौलाना फजल रहमान की जो दोस्ती है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो उन 3 लोगों में शामिल हैं जो किसी वक्त भी, रात गए दिन सुबह के औकात में जब चाहें वो जरदारी हाउस पहुँच जाया करते हैं। ईवान सदर में भी उनका यही मामला है, उनको कोई रुकावट नहीं है, जब चाहें वो आ जाएं। तो बिलावल भुट्टो वहाँ मौजूद रहे और उन्होंने मौलाना फजल रहमान से कहा कि जी आप 2 दिन मांग रहे हैं। मौलाना फजल रहमान बेसिकली ये चाह रहे थे कि मंडे के रोज़ तक मुलतवी कर दिया जाए ताकि वो पीटीआई से आखिरी बात कर लें। उन्होंने बिलावल भुट्टो ने उनसे कहा कि जी आप इतवार के रोज़ 3 बजे तक बात कर लें। और ये मैं अपनी खबर अपने ज़राए के इतलात के मुताबिक बता रहा हूँ, और उसका जो सीक्वेंस है इवेंट्स का वो मेरी खबर को दुरुस्त भी साबित करेगा। उसके बाद फिर ये हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी कल यानी इतवार के रोज़ चले गए वहाँ मौलाना फजल रहमान के पास। पहले वो ऐवान सदर गए, प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ तशरीफ आए, और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान, माफ़ कीजिएगा, मौलाना फजल रहमान के घर नहीं गए, ऐवान सदर चले गए। आजम नदीर तारड़ और इसहाक डार साहब मुसवदा देकर आ चुके थे गुज़िश्ता रोज़, और फिर मौलाना फजल रहमान के घर पहुँचा पीटीआई का डेलीगेशन। और पीटीआई के डेलीगेशन ने हफ्ते के रोज़ ये कह दिया था कि मौलाना फजल रहमान से मुलाकात होगी, लेकिन मंडे को हो सकती है, हमें तो हिदायत मिल गई है वादी पीटीआई की जानिब से हिमायत ना करने की। खैर वो पहुंचा तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान को कुछ 3 बजे से कुछ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिन में फ़ोन किया और मौलाना फजल रहमान ने उन्हें बताया कि पीटीआई के साथ आखिरी बात हो गई है, पीटीआई तैयार नहीं है अभी आने पर, और मैं आप ऐलान कर दीजिए, मैं वोट करूंगा। उसके बाद बिलावल भुट्टो ने 3 बज कर कुछ मिनट पर पार्लियामेंट हाउस में हम लोगों से बात की, मीडिया से, और उसके बाद वो उन्होंने खुशखबरी दे दी कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने जा रही है। सेनेट का इजलास जो है वो शाम को शुरू किया गया, और उसके बाद वो उस इजलास में कोई 3 साढ़े 3 घंटे की कोशिश के बाद 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई। उसी में ये सामने आया कि JUI की तरमीम क्या है, लेकिन इस दरमियान में कुछ और चीज़ें भी हुई। वो चीज़ें ये हुई कि पीटीआई ये कह रही थी कि हम उस तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो मौलाना फजल रहमान की कामयाबी है, 2 कामयाबियाँ हैं, पहले ये सुन लीजिए। एक कामयाबी उनकी है कि उन्होंने पीटीआई को घेर घार के तरमीम का हिस्सा बनाने पर राज़ी कर लिया। उन्होंने कहा कि पार्लिमान है, रजिस्ट्रेशन की पावर है, आप पार्लिमान में उसकी मुखालफत कर सकते हैं। पीटीआई ने पार्लिमान में सेनेट पे अली जफ़र साहब खड़े हुए, उन्होंने मुखालफत की, और उस मुखालफत के बाद उन्होंने एक शिक पर या 2 शिकों पर 4 वोट भी डाल दिए मुखालफत में, और यूँ तरमीम के हक़ में भी और मुखालफत में भी इस तरह 4 वोट मुखालफत में आ गए और बाकी 65 वोट्स तरमीम के हक़ में आ गए। उसके बाद कौमी असम्बली का मामला शुरू हुआ। कौमी असम्बली का मामला शुरू हुआ तो पीटीआई के लोग पार्लियामेंट हाउस पहुँचे। वहाँ मेरी इत्तला ये है कि असद कैसर की और उमर अयूब की झड़प हुई हामिद रज़ा से किसी बात पर, और गुस्सा आ गया। तो पीटीआई के खैर 19 के करीब लोग ऐवान में आए, और उससे पहले बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई कौमी असम्बली में, जो JUI का पार्लिमानी चैम्बर है उसमें। माफ़ कीजिएगा, वो सेनेट का फ्लोर कहलाता है, फर्स्ट फ्लोर। वहाँ मुलाकात हुई, और उसके बाद खाना भी उन्होंने कुछ लोगों ने वहाँ खाया, कुछ ने बादला खाया। तो कौमी असम्बली का इजलास उस मुलाकात की वजह से डिले किया गया, और फिर रात के 11:35 पर इजलास शुरू हुआ। स्पीकर ने यह ऐलान किया कि हम 11:55 पर इजलास मुलतवी करेंगे, और फिर 12:05 पर इजलास बुलाएंगे ताकि तरमीम हो जाए। इस दौरान में मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई की कौमी असम्बली की भी पार्लिमानी पार्टी जो थी, लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उनको यह कायल कर लिया कि वो ऐवान में तशरीफ़ लाएँ और ऐवान में इसकी मुखालफत करें। उमर अयूब साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने खड़े होकर ऐवान में मुखालफत की। उसके बाद खैर तरमीम के हवाले से जो डिबेट होना होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, उसकी 3 रीडिंग्स होती हैं। वो एक पहली रीडिंग होती है डिबेट, दूसरी रीडिंग होती है शिकवा मंजूरी, और तीसरी रीडिंग होती है डिवीजन एंड पैसेज ऑफ द अमेंडमेंट। तो ये तीनों हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो
माफ़ कीजिएगा वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ ने पेश कर दी तरमीम। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसके हवाले से जो कोशिशें हो रही थी उस पर ईवान को एतमाद में लिया। नवाज शरीफ साहब भी थोड़ा सा बोले, ख्वाजा आसिफ भी बोले, मौलाना फजल रहमान ने भी तकरीर की, गौहर अयूब ने उमर अयूब ने उतना ही टाइम लिया जितना बिलावल भुट्टो जरदारी ने टाइम लिया था। और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ने सबका शुक्रिया अदा किया, हत्ता कि उन्होंने खैर मौलाना फजल रहमान का तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया, MKM का, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, दीगर जमातों का, तमाम का नाम ले लेकर उन्होंने PTI का भी शुक्रिया अदा किया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के जवाब में उन्होंने उमर अयूब ने कहा कि बाहर वो जो काले वीगो डाले हम उनका भी कर देते। बहरहाल उसके बाद फिर वो तरमीम हुई और हो गई। इस दरमियान में 2 वाक़यात हुए। सेनेट में भी एक वाक़या हुआ कि वहाँ नसीमा एहसान साहिबा और डॉक्टर रोंझू जो हैं, कासिम रोंझू, उनको लाया गया। रोंझू साहब की तबीयत ख़राब है, वो व्हील चेयर पर थे, तो एक सहाफ़ी ने उनसे बदतमीज़ी भी की। सहाफ़ियों के लिफ्ट में कुछ सिक्योरिटी के साथ झड़प हुई। सिक्योरिटी ने सहाफ़ियों को बाहर निकाल दिया क्योंकि सहाफ़ियों ने अलबत्ता डॉक्टर रोंझू से बदतमीज़ी की। आप सवाल पूछ सकते हैं लेकिन किसी को बुरा भला नहीं कह सकते कि भाई आपने ये फैसला क्यों किया। एक साफ़ी ने इनको कुछ शर्म का लफ्ज़ किया, कुछ इस तरह की बातें की। अख्तर मेंगल साहब भी तशरीफ़ ले आए थे। अख्तर मेंगल साहब इनकार करना चाहते थे, दुबई से कर देते थे, इस्लामाबाद आने के पीछे कोई तो वजह होगी। बहरहाल वो सेनेट में तशरीफ़ फरमा रहे। नसीमा एहसान आई, वो पोजीशन की बेंचों पर बैठी। डॉक्टर कासिम रोंझू चूँकि व्हील चेयर पर थे तो उनकी व्हील चेयर लगा दी, साथ ही हुकूमती बेंचों को उन्होंने बहरहाल वोट किया। और अब वो टेक्निकली नसीमा एहसान और डॉक्टर रोंझू जो है वो आज़ाद मुंतखब हुए थे, तो वो किसी पार्टी में नहीं थे। उन्होंने ज्वाइन कर ली थी 3 दिन की मुद्दत गुजरने के बाद, और वो पार्लिमानी पार्टी तो बन गए थे और पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया गया था उन्हें, लेकिन उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं होती। बहरहाल उन्होंने और वो दोनों अरकान चूँकि चले गए तो इसलिए फैसला चूँकि पार्लिमानी पार्टी लीडर को करना था तो वो कर लिया। आइन का आर्टिकल 63A ये कहता है कि वोट का फैसला पार्लिमानी लीडर करेगा और कार्रवाई का फैसला अगर डिसीट करना है तो वो फैसला पार्टी सरबराह करेगा। यही कौमी असम्बली में भी हुआ कि उनके हुकूमत के पास जो है ना वो 214 अरकान अपने थे। 2 अरकान की वफादारियाँ मशकूक थी। एक अली बाज़ई जिनके बारे में आज स्पीकर ने दोबारा इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है और नवाज शरीफ साहब ने एक रेफरेंस भेज रखा है क्योंकि उन्होंने 3 दिन की मुकर्ररा मुद्दत में नून लीग ज्वाइन की थी और अब वो PTI में चले गए, तो वो रेफरेंस भेजा कि उनको डिसीट किया जाए, तो वो नहीं आए। लेकिन पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब के भांजे हैं, वो आ गए। चौधरी उस्मान आ गए, वो रहीम यार खान से गालबन मुंतखब हुए हैं, मैं उसको चेक करता हूँ। औरंगजेब खिची साहब आ गए, वो गालबन वो भी कहीं बिहाड़ी से या इस तरह के इलाके से मुंतखब हुए हैं। और एक साहब और तशरीफ़ लाए, मुबारक ज़ेब। ये चारों लोग जो हैं ये आज़ाद मुंतखब हुए थे। मुबारक ज़ेब वो आदमी जिनके भाई को बाजौड़ में कत्ल कर दिया गया था इंतखाबी मुहिम के दौरान, वो आज़ाद मुंतखब हुए और PTI ने उनके मुकाबले में किसी और को टिकट दिया था। जिसको टिकट दिया था उसी को टिकट दिया था उनके भाई के सामने भी। और उनके बारे में मुबारक ज़ेब और उनकी फैमिली का ये कहना है कि ये हमारे भाई के कत्ल में मुलव्वस थे। मुकदमा भी दर्ज है, उनके नाम भी है, तहकीकात हो रही है। मैं ज़ाती तौर पर इस पर कुछ नहीं कहता हूँ। और इस तरह ये वो 4 लोग थे जिन पर कोई डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने फॉर्मली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI ज्वाइन नहीं की थी। तो इसलिए इनको बुरा भला कहा जा सकता है। एक साहब फरमा रहे थे कि पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी को हमने वोट दिया, वो उनके इलाके के थे, मियाँ चन्नू के। मैंने उनसे पूछा कि जी जो आपने अगर इमरान खान के नाम पर उनको वोट किया था तो आपने उनको वोट क्यों नहीं किया जो इमरान खान के उम्मीदवार थे? तो वो खामोश हो गए। वो इमरान खान के उम्मीदवार को हरा कर आए थे, उनका राइट है कहीं भी जाए। मुबारक ज़ेब का भी यही हालत था, वो इमरान खान के उम्मीदवार को हरा कर आए थे। जो खिची साहब हैं और जो चौधरी उस्मान है उनके सामने भी PTI के दूसरे उम्मीदवार थे। तो यूँ वो अब हो गए। मुबारक ज़ेब के बारे में इत्तला है कि वो आज या कल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो नून लीग में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। बाजौड़ में नून लीग की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। बहरहाल ये वाक़यात हुए तो इस तरह से आईनी तरमीम मंजूर हो गई। अब तरमीम के बाद जो प्रोसेस चल रहा है वो अदलिया के हवाले से जो बन गई है डिवीज़न, आईनी डिवीज़न, उसमें चीफ जस्टिस मुकर्रर करना है। चीफ जस्टिस पार्लिमानी कमेटी करेगी, 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी, उसका इजलास कल तलब किया जा रहा है। और स्पीकर ने नाम मांगे हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने 3 नाम दे दिए हैं। नवीद कमर का नाम है कौमी असम्बली से, राजा परवेज़ अशरफ का नाम है और सेनेट से उनका नाम है फारूक कशनाई का, क्योंकि वही लीगल मैटर्स को डील करते हैं। JUI ने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा लीगल एक्सपर्ट हैं, उनका नाम दे दिया।
نہ حکومت نے ابھی دینے ہیں اور MKM نے دینے ہیں اور کچھ اور جماعتوں نے دینے ہیں، تو 12 رکنی کمیٹی یہ فیصلہ کر لے گی. جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں وہ 3 افراد کا پینل بھجوائیں گے، لیکن وہ ایک گروپ ہے جو آہو بکا گروپ کہلانا شروع ہو گیا ہے. وہ گروپ کا تجزیہ شاید یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ شاید سپریم کورٹ سے کچھ استعفے آ جائیں، لیکن اسی گروپ میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام اگر گیا تو وہ نہیں بنیں گے. اب یہ تو اللہ جانتا ہے، یا آفریدی صاحب جانتے ہیں، یہ جب کمیٹی فائنل کرے گی تو اس وقت نام سامنے آئیں گے. اس درمیان میں ایک فیصلہ یہ بھی ہوا کہ PTI کی وہ جو خواتین ارکان تھیں انہوں نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا، اور وہ سپریم کورٹ جائیں گی. وہ جو امیدوار تھیں جن کو نامزد کیا گیا تھا خواتین کی نشستوں کے لیے، تو وہ معاملہ چونکہ لیگل کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے تو وہ کانسٹیٹیوشنل ڈویژن میں جائے گا. وہ ڈویژن بنے گا تو پھر یہ جائے گا اور معاملہ شاید پھر وہاں کچھ عرصے کے لیے لٹک جائے گا. اس دوران میں کل الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا ہے اسپیکر کے خط پر ان نشستوں کی الاٹمنٹ کے لیے. اسپیکر نے ایک سینیٹر تو علی کے خلاف پیپلز پارٹی نے دائر کر رکھا ہے، اور ریفرنس وہ جو ہے ابڑو صاحب، اور نون لیگ نے ان کے خلاف دائر کر رکھا ہے کہ MNA کے خلاف علی زئی، تو وہ بھی سماعت کرے گا کل. تو اس طرح سے اب معاملہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا، اور اس کا جو پیک کا بند ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ عمران خان سمیت تمام لوگ ان آئینی ترمیم میں شامل تھے. عمران خان کی مرضی کے بغیر ان کے لوگ پارلیمان میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، اور یوں سب خوش رہنے لگے. بالآخر اس کے بعد ہنسی خوشی رہنے لگے. یہ سب سے مناسب جملہ ہے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.